हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जिसमें आपको मैं क्लास 10 की साइंस पढ़ाने वाला हूं। जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 है हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, अध्याय 1 है कक्षा 10 के लिए रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है वो समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे परिभाषा में देख लेते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, या तो कोई पदार्थ अकेला होगा या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ में क्रिया करके विभिन्न गुणों वाला नया पदार्थ बनाएगा। क्या बनाएगा? विभिन्न गुणों का नया पदार्थ बनाएगा, उसी को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग गुण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में रंग का भी परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी होता है और रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर तापमान में परिवर्तन भी होता है। ये हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म है। तो आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से गुणधर्म है। तो एक तो हमारे पास में अवस्था में परिवर्तन, जब भी हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक तो अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में भी परिवर्तन होता है। और जब भी हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस का उत्सर्जन भी होता है। जैसे हमारे पास में धातु अगर हमारे पास में अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके अंदर गैस का निर्माण भी होता है और तापमान में वृद्धि या कमी भी हो सकती है, तापमान में परिवर्तन भी होता है। ये हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया के गुण हैं। वापस समझ लो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता है जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण अलग होते हैं, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित में हमारे पास में गुणधर्म है जो आपको याद रखने हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया ये गुणधर्म तो है अवस्था में परिवर्तन, एक रंग में परिवर्तन, एक गैस का उत्सर्जन और एक तापमान में परिवर्तन। अगला टॉपिक है हमारे पास में रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक जो अभिक्रिया होती है हमारे पास में, रासायनिक अभिक्रिया के जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके तत्व या यौगिकों को लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास में मैग्नीशियम का दहन करेंगे तो हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो उसे बोलेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे? जैसे मैग्नीशियम का जो हमारे पास में प्रतीक होता है Mg होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2 होता है, और मैग्नीशियम का जब दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये हमारे पास में क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हमने जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको हमने प्रतीकों और उसके यौगिकों के रूप में लिख दिया, तो उसे क्या बोल दिया? रासायनिक समीकरण बोल दिया। तो अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं। जैसे ये पहला भाग जो होता है हमारे पास में तीर के छेद इस तरफ जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक, और इस तरफ जो तीर के इस तरफ जो वाला वो भाग होता है उसे बोलते हैं हम उत्पाद, और इस तीर के ऊपर एक और भाग होता है उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, अब अभिकारक क्या होता है? देखो, अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहे हैं, ये भाग लेने से ये बनना नहीं बन रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? हम अभिकारक बोलते हैं। जो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं भाई? अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे भी क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम बोलते हैं उत्पाद। और उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करने वाले पदार्थ को बोलते हैं उत्प्रेरक। नेक्स्ट देखो भाई, अब हमारे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा क्योंकि हमारे पास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। वो नियम ये कहता है जो रासायनिक समीकरण होती है उसके अंदर जो द्रव्यमान को ना तो हम विनाश कर सकते हैं और ना ही उसके अंदर निर्माण कर सकते हैं, उसके सिर्फ हम बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको संतुलित करना पड़ता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान में न तो हम उसका निर्माण कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? रासायनिक जो समीकरण होती है उसको हमें संतुलित करना पड़ता है। अब नियम क्या कहता है? देखो, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष। अभी बताया था मैंने, तीर के इस तरफ वाला वो अभिकारक होता है, उस तरफ वाला उत्पाद होता है। तो अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष प्रत्येक में तत्व और परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे हमारे पास में एक उदाहरण लेंगे हमने, Mg प्लस O2 इक्वल टू हमारे पास में बनता है MgO। तो नियम के अनुसार क्या होता है? अभी अभिकारक पक्ष के अंदर जो भी तत्व परमाणु है और हमारे पास में उत्पाद जो है हमारे पास में उत्पाद वाले
पक्ष के अंदर जो भी हमारे पास में परमाणु तत्व वो दोनों तरफ के होते हैं बराबर होने चाहिए। यहाँ पे Mg हमारे पास में 1 है, यहाँ पे भी Mg हमारे पास में 1 है, लेकिन Mg तो हमारे पास में बराबर है, लेकिन इधर ऑक्सीजन हमारे पास में 2 है और इधर ऑक्सीजन हमारे पास में 1 है, तो इससे ये अभी तक संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें इस तरफ ऑक्सीजन को कितना करना होगा, 2 करना होगा। तो 2 करने के लिए हम यहाँ पे तो 2 लगा नहीं सकते और ना ही बीच में 2 लगा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आगे 2 लगाते हैं इसके, तो यहाँ आगे गुणा में 2 लगा दिया, ये 2 गुणा में। अब इसके आगे 2 लगाने से हमारे पास में Mg भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर भी ऑक्सीजन है 2 है, लेकिन इधर Mg 1 है हमारे पास में, इधर Mg कितने है 2 है। तो इसको Mg को 2 करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। इस प्रकार हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित होती है। और ये संतुलित क्यों होती है, क्योंकि द्रव्यमान सक्शन का नियम कहता है अभिक्रिया में ना तो हम द्रव्यमान में निर्माण कर सकते हैं द्रव्यमान का, ना ही विनाश कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ वाले को और इस तरफ वाले को दोनों को संतुलित कर सकते हैं। अब आगे रिक्वेस्ट करें। अब हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो हमारे पास में संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का प्रकार, संयोजन अभिक्रिया पहला प्रकार है, तो उसमें पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया होती है जब 2 अभिकारक आपस में मिलकर कोई एक उत्पाद बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, हमें संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमारे पास में A प्लस इज इक्वल टू हमारे पास में AB, तो ये तो हमारे पास में इस तरह वाला है, ये हमारे पास में अभिकारक और इस तरफ जो बना हमारे पास में वो है उत्पाद। इस तरफ तो हमारे पास में अभिकारक है, इस तरफ हमारे पास में क्या है, उत्पाद है। तो संयोजन अभिक्रिया कहती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक तो अभिकारक हो। तो 2 अभिकारक दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 अभिकारक हो और एक क्या हो, उत्पाद हो। तो इसके अंदर 2 तो अभिकारक है और एक हमारे पास में उत्पाद है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास में C प्लस O2 इज इक्वल क्या बनता है हमारे पास में CO2। तो इसके अंदर अभिकारक देखो कितने 2 है कि नहीं है, और इसके अंदर उत्पाद कितना बन रहा है, 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो वापस बता रहा हूं, संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर 2 तो हमारे पास में होना चाहिए अभिकारक, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और उत्पाद कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक तो उत्पाद होना चाहिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं संतुलित, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया के बाद में आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो हमारे पास में संयोजन अभिक्रिया होती है उसकी विपरीत होती है। तो संयोजन अभिक्रिया में तो 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अकेला अभिकारक, इसमें अभिकारक कितना रहेगा, 1 रहेगा, अकेला रहेगा, और वो हमारे पास में उत्पाद बनेगा 2 या 2 से अधिक। और जबकि हमारे पास में संयोजन अभिक्रिया थी उसके अंदर क्या हो रहा था, हमारे पास में अभिकारक 2 थे और उत्पाद हमारे पास में 1 था। ठीक है, ये एक तरह से वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। अब वियोजन अभिक्रिया जो होती है हमारे पास में 3 प्रकार से होती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार, सबसे पहला आता है हमारे पास में ऊष्म वियोजन, जिसका दूसरा नाम है तापीय वियोजन भी कह सकते हैं इसे। फिर इसके बाद में हमारे पास में आती है प्रकाशीय वियोजन, फिर इसके बाद में आती है विद्युतीय वियोजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्म वियोजन क्या होती है। अब ऊष्मीय वियोजन क्या होती है, ऊष्मा की उपस्थिति में अगर वियोजन होता है उसे हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा की उपस्थिति में अगर वियोजन हो रहा है, ऊष्मा की उपस्थिति में अगर एकल अभिकारक है जो 2 उत्पाद में बदल रहा है उसे बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। जैसे हमारे पास में इसको उदाहरण है चूना पत्थर का टूटना। तो चूना पत्थर का हमारे पास में सूत्र होता है CaCO3। अगर इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ऊष्मा लेंगे, इसको ऊष्मा लेंगे तो हमारे पास में ये बनेगा CaO प्लस CO2 प्लस U। ये हमारे पास में ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण। अब आप देखना ऊष्मीय वियोजन हमारे पास में क्या CaCO3 हो गया। चूना पत्थर का सूत्र तो हमारे पास CaCO3। अगर इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये किसमें टूटेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये अपने
वियोजित हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, एकल अभिकारक है कि नहीं है, दो उत्पाद बन रहे कि नहीं बन रहे, और ऊष्मा की उपस्थिति में बन रहा कि नहीं बन रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि ऊष्मीय वियोजन। इसी प्रकार हमारे पास में प्रकाश वियोजन में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, वियोजन होता है, उसी को बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो एकल अभिकारक रहेगा वो दो उत्पाद का निर्माण करेगा। तो इसके अंदर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उदाहरण है हमारे पास में एजीसीएल का टुकड़ा, तो हमारे पास में एजीसीएल होता है। अगर एजीसीएल को ये एजीसीएल हमारे पास में, अगर एजीसीएल को क्या करेंगे हम प्रकाश में रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में एजी अलग हो जाएगा और सीएल अलग हो जाएगा। सीएल2 गैस नहीं करेगा वैसे, एजी प्लस सीएल2, एजी प्लस सीएल2। अब इसी प्रकार हमारे पास प्रकाश हो गया। इसी प्रकार विद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, विद्युत की उपस्थिति में जब वियोजित होता है तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युतीय वियोजन बोलेंगे। तो विद्युत की उपस्थिति में हमारे पास उदाहरण है अंश2। अब विद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत की उपस्थिति में अगर वियोजन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युतीय वियोजन होता है। जैसे हमारे पास में जल होता है, जल को अगर जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, विद्युतीय वियोजन कहलाएगा। और वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है हमारे पास में अपघटन अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं। अब ये हमारे पास में विद्युत वियोजन को विस्तार से समझाइए। जब अम्ल के जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, जब अम्ल मिलाकर अगर जल के अंदर क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस के साथ में ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये हमारे पास उदाहरण जैसे H2O है, इसके अंदर H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा जब इसे विद्युत धारा देंगे तो। और H2 जो गैस होती है वो हमारे पास में कैथोड में प्राप्त होती है और O2 जो गैस होती है वो हमारे पास में एनोड में प्राप्त होती है। में विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर एक तत्व जो होता है दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। इसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो जो कम ताकत वाले व्यक्ति को विस्थापित कर सकता है, तो उसी बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है विस्थापन की अभिक्रिया, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या विस्थापित करना हटा देता है, उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमारे पास में Fe है, यहाँ पे CuSO4 है, तो हमारे पास में Fe क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये Fe क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। अब अधिक क्रियाशील तत्व का कैसे पता चलता है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील तत्व है। तो ये हमारे पास में Fe क्या अधिक क्रियाशील तत्व, Cu है कम क्रियाशील तत्व, तो ये Cu को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। इसने Cu को हटा दिया तो Fe यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास में यहाँ पे बन गया FeSO4 और प्लस में बन गया Cu। जहां लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, यहाँ पे लोहा क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन पड़ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डाला जाता है तो जो विलयन का रंग विलीन क्यों हो जाता है, रंग उड़ क्यों जाता है। अब उसका कारण यही है कि लोहा क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जो कॉपर के अंदर कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का निर्माण कर देता है, और इसी के कारण जो हमारे पास में जो विलयन होता है उस विलयन का रंग फीका पड़ जाता है। अब हमारे पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तो इसे नाम से पता है, द्विव यानी दो और विस्थापन यानी विस्थापन या हटाना। द्विव यानी दो बार, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो बार विस्थापन होता है उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसकी दूसरी परिभाषा यह भी है, इसके अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास में Na+4 है, यहाँ पे BaCl2 है, ये आगे वाला प्लस का रहता है, हमेशा पीछे वाला माइनस का रहता है, ये आगे वाला प्लस का रहता है और पीछे वाला ये माइनस का रहता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये प्लस वाला इस माइनस के पास में चला जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस के पास में चला जाएगा। इस प्रकार आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये अन्य है हमारे पास में, और यहाँ पे अन्य के साथ में माइनस वाला कौन सा है भाई, अन्य के साथ में माइनस वाला ये Cl है, तो हमारे पास में NaCl बन गया। इसी प्रकार हमारे पास Ba प्लस वाला है और SO4 माइनस वाला है, तो यहाँ पे BaSO4 बन गया। इसी प्रकार आयनों का आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें अक्सर एक अघुलनशील पदार्थ बनता है या अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे इसके अंदर BaSO4 बना है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, अघुलनशील अवक्षेप है। तो ये सफेद अवक्षेप है जो जल के अंदर अविलीय होता है, ये सफेद कलर का अवक्षेप होता है जो जल में घुलता नहीं है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है उपचयन एवं अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। वैसे तो तीनों अलग अलग है और इसमें एक साथ दी गई है, तो सबसे पहले मैं नॉर्मली बता दूं, उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है, उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ये हमारे पास में ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर बताया उपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है अपने पास में उपचयन अभिक्रिया कहता है। वैसे तो उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन अभिक्रिया दो तीन प्रकार की होती है, तो हमारे जो सिलेबस के अंदर है तो सिलेबस में सिर्फ ऑक्सीजन के आधार पर बताई गई है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना हमारे पास में क्या कहलाएगी उपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का हटना हमारे पास में कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। और अगर ये दोनों साथ में होती है तो उसे बोल देंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा हमारे पास में उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये लिख दिया C + O2 इक्वल टू हमारे पास बन गया CO2। तो इस प्रकार इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई, इसी किसे बोलेंगे हमारे पास में क्या है अब उपचयन अभिक्रिया। C + O2 हमारे पास CO2 बन गया, इसके अंदर कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसे बोल दिया हमने उपचयन अभिक्रिया। अब हमारे पास अपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन तो हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हम लेते हैं यहां से MgO, अगर इसको हम क्या करेंगे गर्म करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगी, हमारे पास में Mg अलग हो जाएगा प्लस O2 अलग हो जाएगा। इस प्रकार Mg से ऑक्सीजन अलग होगी नहीं हुई, ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का निकलना हमारे पास में क्या कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक तो उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, यानी अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसी को क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब उसका एग्जांपल देखने के बाद इधर Z2 प्लस CO C ये खुद यहाँ पे होंगे हमारे पास में Z1 प्लस CO। अब इसके पास में ऑक्सीजन थी, यहाँ पे आके ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना हमारे पास क्या कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का हटना हमारे पास में अपचयन अभिक्रिया, सॉरी ये हमारे पास में इसमें तो गया अपचयन अभिक्रिया। और ये हमारे पास में इसके ऑक्सीजन नहीं थी, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी हमारे पास में अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। ये तो हमारे पास में अपचयन हो गई, ये हमारे पास में उपचयन हो गई, तो एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया साथ में दिखाई दे रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब हमारे पास में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उत्पाद तो बनेगा, उत्पाद के साथ साथ में हमारे पास में ऊर्जा का निर्माण भी होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा का भी निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हमारे पास में CH4O2 CO2 प्लस H2 बनेगा और इसके साथ में क्या बनेगी हमारे पास में ऊर्जा भी बनेगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उत्पाद का निर्माण भी होता है, उत्पाद के साथ साथ में हमारे पास में क्या बनती है ऊर्जा बनती है या ऊष्मा बनती है, उसी को क्या बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन हो गया हमारे पास में, और श्वसन भी हमारे पास में कैसे अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के पश्चात ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा बनाती है, ऑक्सीजन क्रिया करके उत्पाद भी बनाती है, उत्पाद के साथ में ऊर्जा भी बनाती है, इसलिए श्वसन को भी क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे पास में ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए होगी, उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा या ऊष्मा प्रकाश विद्युत अवशोषित होता है या ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे क्या बोलेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश में वियोजन, तो हमारे पास AgCl सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य में वियोजन का Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, तो इसके पास में सूर्य का प्रकाश जा रहा है यानी सूर्य की ऊष्मा जाएगी जाएगी, इसलिए इसे क्या बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा देती है उसे क्या बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
अब हमारे पास आता है संक्षारण और विकृत गंधीयता क्या होता है। सबसे पहले आता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जब कोई भी धातु होती है जो अम्ल आर्द्रता इनके संपर्क में आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संक्षारण। जैसे हमारे पास में लोहे पे जंग लगना हो गया, चांदी के ऊपर काली परत जमना हो गया, तांबे पर हरी परत जमना हो गया, ये सभी क्या है, संक्षारण के हमारे पास में एग्जांपल है। इसके बाद में हमारे पास में विकृत गंधीयता। विकृत गंधीयता मतलब होता है जब भी कोई वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री होती है वो लंबे समय तक रखी रह जाती है तो उसके ऊपर भूरी परत जम जाती है, वो खराब हो जाती है या ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलेंगे विकृत गंधीयता। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उपचयित हो जाती है तो जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है, उसे क्या बोलेंगे भाई, विकृत गंधीयता। बचाव के लिए हम क्या करते हैं, जैसे चिप्स की थैलियां वगैरह है उसे ऑक्सीजन से क्रिया ना होने देने के कारण उसके अंदर प्रतिऑक्सीकारक हम डालते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।